आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और बाकी चरणों के मतदान को लेकर सियासत पूरे उफान पर है। लेकिन अभी भी ये तय कर पाना मुश्किल लग रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी कौन होगा विजेता और किसकी होगी शिकस्त। ऐसे में मुद्दों को बयान की चाशनी में डुबोया जा रहा है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के पिछले दिनों सदन में रोने से सियासी माहौल में काफी गर्मी आ गई, लेकिन बार बार पाला बदल के खेल ने उनकी काफी किरकिरी भी कर दी। फिलहाल योगी को अपने लोगों के लिए 70 की बजाय 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ फिलहाल मुलायम सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। उनकी आक्रामक राजनीति का रंग कितना खरा उतरेगा, इसी पर चलेगा आज योगी आदित्यनाथ से सवाल जवाब का दौर। 5 जून 1972 को गढ़वाल के पंचूर में जन्मे आदित्यनाथ की शिक्षा श्रीनगर में हुई, जहां से इन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। लगातार 3 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ की दीक्षा गोरखपुर में हुई। महंत अवैधनाथ की देखरेख में हठयोग की शिक्षा पाने वाले योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं के अंदाज में राजनीति में कदम रखा और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ जोरदार आवाज उठाते हुए हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया। इसमें उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने भी एक अहम भूमिका अदा की। अपने अंदाज में राजनीति करने के कारण ही मुलायम सिंह सरकार की नजर में वे शांति भंग करने वाले नेता साबित हुए, जिसके चलते उन्हें जेल में भी डाला गया। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के मतदान में योगी आदित्यनाथ और उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। इस बार भी योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति का झंडा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों योगी अपनी ही पार्टी से काफी नाराज दिखे। बीजेपी से बार बार पाला बदलने को लेकर वो सुर्खियों में रहे, तो सदन में फूट फूट कर रोने को लेकर भी उनकी काफी चर्चा हुई, लेकिन उनकी सिसकियों के काफी राजनीतिक मतलब भी निकाले गए। अपने खास अंदाज में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले तेज तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखने वाले आदित्यनाथ संसद में बोले तो जरूर, लेकिन उनकी आवाज में सिसकियां थीं और आंखों में आंसू। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, we shall certainly look into that. वह रो रो कर उत्तर प्रदेश के अपराध की दास्तां बयां कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। जो कुछ भी हुआ सदन में, आप फूट फूट कर रो पड़े, क्या था ऐसा? देखिए, वह जो आंसू थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक अराजकता का माहौल है, 17 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, 17 करोड़ जनता की भावनाओं को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार रौंदने का कार्य कर रही है, तो आप जनता के आंसू निकाल रहे थे? जनता की वह वेदना थी। जनता की उस वेदना को मैं वहां पर संसद के सामने रख रहा था कि क्या संसद एक सांसद के रूप में मुझे प्रोटेक्शन दे सकती है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों की आंसुओं को कौन पूछेगा जो मेरे पास आते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। राष्ट्र विरोधी तत्वों से देश को आगाह करने वाले आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहने से गुरेज नहीं करते। वे मानते हैं कि मुलायम सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्हें जेल की सजा के रूप में मिली, जिसे वह लोकतंत्र के साथ खुला मजाक करार देते हैं। अपने आंसुओं को जनता के आंसू बताने वाले महंत आदित्यनाथ अपने हर गम और खुशी को जनता के गम और खुशियों से जोड़कर देखते हैं। शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए योगी आदित्यनाथ को डर है कि मुलायम सिंह सरकार उनकी हत्या करवा सकती है। ये और बात है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह के साथ उनके लगातार संपर्क में रहने की चर्चा भी काफी गर्म रही। आपके रोने के बाद जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें ये भी है कि पूरा का पूरा प्रकरण एक नाटक था, वोट की राजनीति थी। अगर वोट की राजनीति थी तो मैं तो उन लोगों से कहना चाहूंगा, एक सामान्य नागरिक बनकर के 6 महीने वहां पर रह करके उस पीड़ा को और उससे जूझने का प्रयास करें तो उनका सब नाटक अपने आप बाहर आ जाएगा। या तो आपके वो आंसू पीड़ा संवेदना के नहीं, बल्कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। मैंने ये नहीं कहा मेरी जान कोई खतरा। राजनीतिक हत्याएं, जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी बीपी सिंह के यहाँ पकड़ा गया, आपकी सारी बात मान लेती मैं वही कह रहा हूँ, अगर उनके साथ किया जा सकता तो फिर हम लोगों के साथ। पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार की का जो किरदार है उस पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते हैं कि महंत जी जो हैं वो निर्दोष हैं और बिल्कुल ही पाक और साफ हैं। जैसी वो राजनीति कर रहे हैं विभाजन की, जैसी वो राजनीति कर रहे हैं घृणा की, और जैसी वो राजनीति कर रहे हैं हिंसा की, उसके परिणाम और क्या होंगे। सिसकियां लेते हुए योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपने आंसू पोंछ रहे थे तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों में भावनाओं का सैलाब था। वहीं विरोधी भी उनकी पीड़ा से सहमति जताने में पीछे नहीं थे। ये और बात है कि कुछ नेताओं ने उनके आंसुओं को घड़ियाली आंसू करार दिया। भारत नेपाल सीमा पर चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सरकार को बार बार आगाह करने वाले योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को विकास से जोड़ते हैं और इस मामले में एक नई सोच स्थापित करने की कोशिश भी करते हैं। इसके लिए वो हिंदू युवा वाहिनी की जरूरत पर भी जोर देते हैं। उन पर हमले हुए। गोरखपुर की जनता से हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले योगी आदित्यनाथ विकास के मुद्दे को हाशिए पर रखते हैं। इस आरोप पर वो बिफर उठते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कराया ही नहीं। उनकी नजर में गोरखपुर में विकास की बयार उनके प्रयासों से ही बह रही है। अपने अंदाज में हिंदुत्व और विकास को जोड़कर देखने का एक नजरिया भी योगी आदित्यनाथ पेश करते हैं। तो क्या आप लोगों की सहानुभूति जीतने की कोशिश कर रहे हैं? हमें सहानुभूति जीतने की आवश्यकता नहीं, जनता हमारे साथ स्वयं खड़ी है। आप तो हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करते आए हैं। ये सब उसी का हिस्सा है। कि विकास आपका कभी मुद्दा नहीं रहा, लोगों की भलाई कभी मुद्दा नहीं रहा। ऐसा गलत आपका वो है। मेरे चुनाव में हिंदुत्व और विकास दो मुद्दे रहते हैं। तो विकास के नाम पर सांसद ने क्या किया गोरखपुर के लिए? गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया गया है। गोरखपुर के लिए बिल्कुल बहुत कुछ किया गया। क्या किया गया? बैठिए। गोरखपुर में विकास के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हमने न छुए हों? अब मैं शुरू कहां से करूं? गोरखपुर में विद्युत की समस्या है। तालाब विद्युत परियोजना का सब स्टेशन गोरखपुर में जो भूटान से बिजली आनी है, लगभग 2500 मेगावाट बिजली आनी है, वह सब स्टेशन भारत सरकार के द्वारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का गोरखपुर में मैं स्थापित करवाया हूँ। गोरखपुर के लिए टेक्सटाइल पार्क और फूड प्रोसेसिंग पार्क की योजना मैंने स्वीकृत करवाई है। गोरखपुर को शेष यानी राजधानी लखनऊ और दिल्ली से जोड़ने के लिए एकमात्र राप्ती में एक पुल था जो 1964 में बना था। उसके पैरेलल एक अन्य सेतु निर्माण के लिए भारत सरकार से मैं उस सेतु को स्वीकृत करवा करके वहाँ स्थापित करवाया। गोरखपुर को जो वायु सेवा गोरखपुर की बंद हो चुकी थी 12 वर्ष पहले, गोरखपुर को उस वायु सेवा से हमने जुड़वाया। गोरखपुर को हम लोगों ने दूरदर्शन केंद्र का स्टूडियो भवन की स्वीकृति हम लोगों ने दी। योगी आदित्यनाथ की चर्चा उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी के कारण होती है, लेकिन वो ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू युवा वाहिनी गुंडों का संगठन है। योगी की नजर में उनके कार्यकर्ता हिंदुत्व के लिए विरोधी तत्वों से मोर्चा लेते हैं। हिंदुत्व युवा वाहिनी की स्थापना की, लेकिन उसकी आड़ में गुंडागर्दी चलती है। नहीं, गलत बात है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है जो ये कह सकता है कि हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कहीं गुंडागर्दी को, हाँ, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को अवश्य रोका होगा और आज भी हम कह रहे हैं कि हम रोकेंगे। लेकिन जो योगी जी गोरखपुर तक नजर आते थे, आज वो पूरे देश में छाने की कोशिश। मेरा मिशन देश पे छाने का नहीं है और न राजनीति कोई महत्वाकांक्षा है। मेरा मिशन ये है कि भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को सत्ता का संरक्षण मिलेगा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव ही क्यों न हो, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। भारत नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार और नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा करते हैं। यहाँ तक कि वो इसके लिए अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शते। इन्हीं कारणों से वो गोरखपुर के रास्ते पूरे देश में हिंदुत्व की लहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति को ही राष्ट्रवाद की राजनीति कहने वाले योगी आदित्यनाथ मुलायम सरकार पर हमला कैसे बोलते हैं, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका नेता और आज हम बात कर रहे हैं अपने आप को गोरखपुर का विकास पुरुष बताने वाले योगी आदित्यनाथ से। लगातार 3 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हुए विकास का श्रेय खुद को देते हैं। साथ ही वो भारत नेपाल सीमा पर मंदिर और मदरसों के निर्माण को लेकर एक सख्त कानून बनाए जाने की बात पर भी जोर देते हैं।
गोरखपुर में स्वास्थ्य और विकास दोनों का ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। वे उसका आरोप मुलायम सिंह सरकार के मत्थे बढ़ने से नहीं चूकते। साथ ही आरोप लगाते हैं कि मुलायम सरकार ने उनके क्षेत्र की लगातार अनदेखी की है। नेपाल की सीमा पर पिछले कुछ सालों में योजना के तहत बने हजारों मदरसों को वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ते हैं। साथ ही इसे तुष्टीकरण की नीति भी करार देते हैं। ये और बात है कि योगी आदित्यनाथ पर भी हिंदू तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। भारत नेपाल सीमा आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो भाजपा की सरकार जब थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सेंटर में थी, तब भी हम लोगों ने भारत नेपाल की सीमा की सुरक्षा की पुख्ता एसएसबी मैंने अपने स्तर पर वहां पे गृह मंत्रालय से अनुरोध करके एसएसबी लगवाई थी। और जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब भी हम लोगों ने इस बारे में धर्म स्थल विधेयक की पैरवी हम लोगों ने की थी कि भारत और नेपाल की सीमा पे बन रहे जो मदरसे हैं, बन रही जो मस्जिदें हैं, बिना परमिशन की बन रही हैं, एक कानून बन जाना चाहिए कि किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के बनने वाले किसी भी धर्म स्थल के लिए स्थानीय स्तर पर परमिशन आवश्यक है। केवल मुसलमानों पर ही नहीं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, कोई भी बनाए, उन सब के लिए। लेकिन उसका विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। आखिर क्यों किया? इससे पहले भी ये बात उठकर आई है कि कहीं ना कहीं आपका समाजवादी पार्टी की तरफ कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, कि आप कुछ ऐसा नाटक क्रिएट होता है। हमारा देखिए समाजवादी पार्टी के साथ हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। मुलायम सिंह यादव का प्रखर विरोध उत्तर प्रदेश के अंदर कोई करता है तो केवल मैं करता हूं। उनको फायदे के लिए और अपने फायदे के लिए नहीं, ना अपने फायदे के लिए ना उनके फायदे के लिए, राष्ट्र के फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए, जनता के हितों के लिए, अपने किसी या किसी दूसरे के एक दूसरे के हित साधने के लिए नहीं। संत और योगी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वह भी आदित्यनाथ की आंखों में तो कतई नहीं, क्योंकि महंत अवैधनाथ के प्रशिक्षण में हठ योग की साधना में योगी के लिए दुख और दर्द का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन वे बखूबी अपनी आंखों से निकले आंसुओं को मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ निकली भावना करार देते हैं और यह कहने से भी नहीं हिचकते कि उनकी जान को खतरा है। जब आप रोए सदन में तो आप अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैंने अपनी सुरक्षा की बात नहीं, मैंने कहा जब एक सांसद सुरक्षित नहीं रह सकता तो देश की जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा? मतलब कि जो मोह माया उदाहरण कहीं से भी दिया जा सकता। मैं एक आदमी हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कि योगी अपने आंसू को नहीं रोक पाया, जो कि पूरे संसार को जीत लेता है, उसको आज अपनी जान की फिक्र है। अपनी जान की फिक्र नहीं, सवाल इस बात का नहीं। मैंने मुलायम सिंह से सुरक्षा की मांग न कभी की थी और न आज कर रहा हूँ। संसद के सामने मुझे अवश्य बताना था कि अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं, 100 करोड़ जनता इस देश की कैसे सुरक्षित रहेगी? अपने आंसुओं को जनता का दुख दर्द करार देने वाले योगी आदित्यनाथ गुस्से में मुलायम सरकार की तुलना रावण राज से करने से भी गुरेज नहीं करते और उन्हीं आंसुओं को मुलायम सरकार के खिलाफ ताबूत में ठोकी गई कील करार देते हैं। मगर ये और बात है कि फिलहाल बीजेपी सूबे में तीसरे पायदान से ऊपर निकलने की ताकत नहीं जुटा पाई है। राजनीति के अपराधीकरण पर जोरदार बहस छेड़ने वाले योगी आदित्यनाथ खुद पर लगने वाले अपराध की राजनीति के आरोप को सिरे से खारिज करते हैं, मगर बात जब सबूत देने की आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। दूसरे के गिरेबा में झांकना तो योगी आदित्यनाथ को खूब आता है, लेकिन जब बात बीजेपी में आपराधिक छवि वाले लोगों की चलती है तो पहले तो इनकार करते हैं और बाद में चुप्पी साध लेते हैं। गोरखपुर और मऊ दंगे के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गोरखपुर में कोई दंगा नहीं हुआ था। ये कहना गोरखपुर के में दंगा हुआ एक नासमझी होगी। दंगा तब होता है जब दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हैं। गोरखपुर में कहीं दोनों पक्ष नहीं भिड़े, किसी पूरे उसमें आप देखें कहीं नहीं भिड़ा है। एक गोरखपुर के अंदर 4 जनवरी की घटना घटित हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में सद्दाम हुसैन के फांसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन था। आखिर गोरखपुर में व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने का मतलब क्या था? आपको क्या लगता है कि सपा में आपराधिक छवि के नेता ज्यादा हैं? पूरे वही हैं। तो भाजपा में नहीं है क्या? मैं भाजपा की पैरवी नहीं कर रहा हूं और ना मैं किसी दल की पैरवी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जहां जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो न्याय की मांग कर रहा हूं। बीजेपी को साफ सुथरी पार्टी बताने वाले आदित्यनाथ आखिरकार बार बार पाला बदलने के बाद फिलहाल बीजेपी के ही राजनीतिक ट्रैक पर चल पड़े हैं। मगर ये रास्ता उन्हें कितने दिन तक रास आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। पिछले दिनों बीजेपी आला कमान से खासे नाराज रहे योगी ने राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था, मगर काफी मान मुनव्वल के बाद वे दोबारा गोरखपुर में बीजेपी का परचम लहराने के मूड में हैं।
भगवा वस्त्र बिल्कुल पहनकर पहना हूं मैं। आप जनता की सेवा करने के लिए राजनीति का रास्ता आपने अपनाया। बिल्कुल मैंने अपनाया है। क्यों ऐसे सेवा नहीं हो सकती जनता की? बिल्कुल जनता की सेवा करने के साथ साथ उन मुद्दों को रखने का जिन मुद्दों की सर्वथा उपेक्षा होती आई है, हिंदुत्व की इस विचारधारा को जिसको हर स्तर पर कुचलने का प्रयास हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता का एक भ्रष्ट विषाणु भारत की राजनीति में घुसा करके जबरन हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, इन मुद्दों को लेकर के मैं आया हूं। भगवा पहनकर देश भर में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सियासत का सहारा लिया, लेकिन अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदुत्व की राजनीति को ही एकमात्र रास्ता बताते हैं। शेष भारत के अंदर किसी भी हिंदू का बाल बांका न हो, कोई टेढ़ी नजरों से हिंदू समाज की ओर देखने की हिम्मत न कर सके, इसलिए बड़े हिंदू समाज की लोकतंत्र में वोट की राजनीति पर क्या है योगी आदित्यनाथ के विचार और सत्ता में संतों की भागीदारी क्यों है जरूरी, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका नेता और आज हम बात कर रहे हैं राज सत्ता में धर्म सत्ता की भागीदारी पर जोर देने वाले योगी आदित्यनाथ से। धर्म की राजनीति के सहारे गोरखपुर से 3 बार जीत का परचम लहराने वाले योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पर बढ़ रहे खतरे से लोगों को आगाह करना चाहते हैं। लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा आदित्यनाथ का कहना है, लेकिन वो यह भी कहने से परहेज नहीं करते कि जो भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की परवाह नहीं करता उसका वोट उन्हें नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान के तौर तरीकों पर चर्चा करने वाले योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण के खिलाफ उठ खड़े होने को समय की जरूरत बताते हैं। आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन उसको गंगा में डुबा के पवित्र करके चाहिए। मैंने नहीं कहा कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए, कि वह व्यक्ति कतई मुझे वोट न दो जो कि भारत की राष्ट्रीयता पर विश्वास नहीं है, जो भारत वंदे मातरम भारत के अंदर नहीं कह सकता। आपकी इस तरह की बातें क्या आपको नहीं लगता हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा करती है? मैंने कहीं हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं की। कोई भी हो जिसको भारत की राष्ट्रीयता पर विश्वास नहीं, भाई हमें तो इसको क्या कहें? इसको गुंडागर्दी कहें? गोरखपुर में वही रहेगा जो योगी योगी कहेगा। ये नारा मैंने नहीं दिया, ये जनता का नारा है और योगी का मतलब ये है, आपके समर्थकों का नारा है। समर्थकों ने दिया, जनता ने नारा दिया, समर्थकों आपने उसका विरोध किया कि ये गलत है, ये नारा नहीं देना चाहिए। आखिर क्यों? क्या योगी बनना बुरी बात है? नहीं, तो जो योगी योगी कहेगा वही रहेगा। योगी बनना बुरी बात है, लेकिन जो योगी हम कहें कि राम राम कहिए तो क्या राम की राम का नाम बुरा है? योगी बुरा है? योगी मैं ही लिखता हूँ। गोरखपुर के हिंदुत्व के झंडा बरदार योगी आदित्यनाथ की नजर दिल्ली पर भी है। वे दिल्ली को आगाह करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति से यहाँ रहने वाले हिंदुओं पर खतरा बढ़ गया है। भारतीय राजनीति में संतों को मिल रही असफलता की बात से योगी इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि वे पुरजोर ढंग से राज सत्ता पर धर्म सत्ता की जीत की घोषणा करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी एक किताब मैंने देखी, धर्म युद्ध करके एक किताब, आप उससे जुड़े हुए हैं, आप निकालते हैं वो, उसमें है लिखा है हिंदू दिल्ली टूट रही है और मुस्लिम दिल्ली बस रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या जो गोरखपुर तक रहने वाले योगी, ये दिल्ली की बात नहीं, ये दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आखिर भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून क्यों नहीं बन जाता है? मुस्लिम आबादी बढ़ने का एक ही कारण नहीं है, केवल बच्चे पैदा करने ज्यादा, यही उसका कारण नहीं है। गलत तरीके से अवैध रूप से जो उन लोगों का भारत में अवैध तरीके से आना है, अवैध घुसपैठ जो है, इसको रोकना भी। 10 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में होने का बांग्लादेशी की बात नहीं, आप मुस्लिम दिल्ली बस रही है। कौन है? मुस्लिम है ना। ये क्या साबित करता है? आपके हर शब्द हर अल्फाज से हिंदुत्व की बात टपकती है। मैं हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा तो किसकी बात करूंगा? मुझे तो बताइए पहले। नहीं, आप हिंदुत्व की बात तो, लेकिन क्या आप इससे बाल ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं? ना बाल ठाकरे बनना चाहता हूँ, ना मैं कोई और बनना चाहता हूँ। मैं योगी हूँ और योगी ही रहना चाहता हूँ। उमा भारती जी असफल सी दिख रही हैं आजकल। रामविलास वेदांती जी राजनीति से किनारा कर चुके हैं। आप कल सदन में फूट फूट कर रो पड़ते हैं, तो क्या हम माने कि योगियों के लिए राजनीति नहीं है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, देखिए जहाँ पे जिनकी संख्या, जिस विचारधारा के लोगों की संख्या कम होती है तो उन लोगों को थोड़ा उसमें छटपटाहट महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है कि सदन, भारत की संसद और तमाम विधानसभाएं योगियों से भरी हुई दिखाई देंगी और भारत में धर्म सत्ता का राज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धार्मिक सत्ता के सबसे बड़े पैरोकार योगी आदित्यनाथ राजनीति पर धर्म के अंकुश की वकालत करते हैं, मगर ये और बात है कि योगी धर्म के साथ राजनीतिक सवारी करने से भी परहेज नहीं करते। ऐसे में विरोधियों को पटखनी देने के लिए वे हिंसा का जवाब हिंसा से देते हैं। उत्तर प्रदेश
की राजनीति में कैश, कास्ट और क्राइम तीनों से खुद को दूर बताने वाले योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मुसलमानों की पहल से होते हुए देखना चाहते हैं। साथ ही वो अमरमणि त्रिपाठी जैसे आरोपी नेता से जेल में मिलने की घटना को सामान्य मानते हैं। भारत के अंदर वंदे मुस्लिम गतिविधियों पर भड़काऊ बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की ओर से अयोध्या में राम मंदिर बनाने पर समर्थन देने की बात से खुश तो जरूर हैं, मगर साथ ही मुसलमानों को चेतावनी भरे लहजे में इसे उनके बेहतर भविष्य का फैसला भी मानते हैं। अच्छा, राजनाथ जी ने अभी हाल में जो उन्होंने बयान दिया कि मंदिर निर्माण प्रक्रिया में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? अपनी राष्ट्रीयता को व्यक्त करने का और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता था। स्वेच्छा से कहते कि स्वतंत्र भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी हम स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंप रहे हैं, सारे विवादों का अंत हो गया होता। हिंदुत्व के हिमायती योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैश, कास्ट और क्राइम के वर्चस्व को मानते हैं, लेकिन इन तीनों कमियों से खुद और बीजेपी को अलग करते हैं। ये और बात है कि जेल में अमरमणि त्रिपाठी से मिलने की घटना को वो सामान्य मानते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश अभी जो राजनीति है कहते हैं कि ट्रिपल-C पर निर्भर करती है, कैश, कास्ट और क्राइम। आप क्या कहते हैं? हाँ, काफी हद तक ये तय है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश नहीं तो क्या आप लोग कैश, क्राइम और कास्ट से दूर हैं? क्या आप भी कास्ट, आपके ऊपर भी कैश को लेकर बातें होती हैं? मैं एक कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैं भारत के अंदर सबसे कम पैसे में चुनाव लड़ने वाला सांसद हूँ। 3 लाख से 5 लाख मेरा चुनाव का कुल खर्चा होता है। एक भी कोई कह नहीं सकता। क्राइम के मामले में 0, कैश के मामले में 0 और कास्ट की हमारी है ही नहीं। मैं हिंदू हूँ तो मेरी कास्ट के बारे में कोई कह ही नहीं सकता है। मतलब तो हिंदुत्व की राजनीति तो आप करते हैं ना? कास्ट की राजनीति नहीं हो सकती ना, वो नहीं हो सकता। वो हिंदुत्व तो एक सर्वसमावेशी आंदोलन है जो सबको समाहित करने की बात करता है। और फिर चलिए, क्राइम आप कह रहे हैं कि क्राइम से आपका कोई रिश्ता नहीं। अब आप जेल जाते हैं, अमरमणि त्रिपाठी जी आपके लिए जश्न मनाते हैं और अमरमणि त्रिपाठी एक विधायक के रूप में वहाँ बंद है। अगर वह मिलने आ गया तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बुरी बात है। और आपके आयोजन में उन्होंने पार्टी की तरह, देखिए आयोजन में कोई पार्टी, जेल के अंदर कोई पार्टी होती है ना? आप यही बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संभव है? उत्तर प्रदेश अगर संभव हो, मैं मान सकता हूँ उत्तर प्रदेश में संभव है, लेकिन हम लोगों का इस पर विश्वास नहीं है, ना मैं पार्टी में जाने का आदी हूँ। सीटों के बंटवारे को लेकर योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी से कई बार नाराज हुए। कहा जाता है कि उनकी अंतिम दौर की आखिरी नाराजगी को खत्म करने में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने अहम भूमिका निभाई। हिंदू वोटों के एकीकरण के नाम पर फिलहाल वे एक बार फिर बीजेपी के झंडे के नीचे खड़े हैं। उनकी हिंदुत्व की राजनीति में कितनी ताकत है, ये तो पूर्वांचल में होने वाले विधानसभा चुनावों का अंजाम ही बताएगा। कंतन कोका सीकरी सो काम, आबत जात पनहिया टूटी, बिसर जात हरिनाम। इन पंक्तियों को अकबर की राज सत्ता में भागीदारी के निमंत्रण को ठुकराते हुए प्रसिद्ध संत कुंभन दास ने कहा था। लेकिन आज शायद ही कोई महंत इस बात से इत्तेफाक रखते हों, क्योंकि उन्हें धर्म सत्ता के साथ राज सत्ता का भी सुख चाहिए और इसके लिए उनके पास उनके अपने तर्क हैं। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।